नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत भाषा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संस्कृत भाषा से संबंधित। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पद संज्ञा शब्द अस्ति। निम्नलिखित में से पद संज्ञा का जो शब्द है वो कौन सा है? ऑप्शन दे रखा, 1 में लता, 2 में हरि, 3 में गुरु और 4 में फल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर माना है वो है लता। क्या होगा दोस्तों? लता। अब दोस्तों, लता क्यों होगा? दोस्तों, पद संज्ञक सूत्र क्या है? सुप्तिंगतम पदम। क्या है? सुप्तिंगतम पदम। ये आपका पद संज्ञा सूत्र है। तो दोस्तों, ये कहता है कि सुप्त सु धातु से अर्थात सुप्रत्यय से। अब सुप्रत्यय में दोस्तों लता जो शब्द है रमा की तरह चलता है ना, जिसमें विसर्ग नहीं लगती। इस कारण से ये शब्द है जो पद संज्ञक शब्द है। हरि जो है, हरि मूल शब्द न है कि इसमें विसर्ग लगती तो ये मूल शब्द होता। उसी प्रकार गुरु में भी अगर विसर्ग लगती तो ये भी पद संज्ञक शब्द होता, और फल में अगर म हलन होता पद संज्ञक होता। अर्थात ये तीनों जो हैं पद संज्ञक शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि पद संज्ञक शब्द में सुप प्रत्यय नहीं लगा है, और यहाँ पे लता शब्द में पद संज्ञक शब्द है क्योंकि इसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आभ्यंतर प्रश्न कति धा भवति। आभ्यंतर प्रश्न कितने होते हैं? ऑप्शन में 1 में एकादश, 2 में द्वादश, 3 में पंच, 4 में द्विधा। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? आभ्यंतर प्रश्न। आभ्यंतर प्रश्नों की संख्या 5 माने। दोस्तों, इसकी संख्या और भी किस तरह से याद रखने? तो आभ्यंतर शब्द लिखा है ना दोस्तों, इसमें देखो, इसमें आभ्यंतर का 1, आ, य का 1, न, त का 1, र का 1 है ना, और आधा आधा अक्षर 1 हुआ। तो इन टोटल कितने मिले? ये 5। तो इस प्रकार आप आभ्यंतर शब्द को याद करके इनकी संख्या याद कर सकते हो, 5। और अगर बाह्य प्रयत्न की बात करें दोस्तों, बाह्य प्रयत्न, इनकी संख्या कितनी दोस्तों? यहाँ पे देखो दोस्तों, 1 और 1 अर्थात 11। बाह्य प्रयत्न कितने होते दोस्तों? 11। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत व्याकरण है इत संज्ञा से किम भवति। अर्थात संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञा क्या होती है? इत संज्ञा जो शब्द होते हैं उसका क्या होता है? ऑप्शन में 1 में आगम, 2 में विपर्य, 3 में वृद्धि, 4 में लोप। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि इत संज्ञा जितने भी शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है ना दोस्तों। हलंत्यम, हलंत्यम से व्यंजन वर्णों का लोप हो जाता है। अंतिम ई, अंतिम जो वर्ण होते हैं, जैसे माहेश्वर सूत्रों में जैसे अ, ई, उ, अण, ये अण जो है ये इत संज्ञक शब्द है, तो इसका लोप हो जाता है। तो इत संज्ञक शब्दों का क्या होता है दोस्तों? लोप होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धिरेचि सूत्रस्य उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते। वृद्धिरेचि सूत्र का उदाहरण के रूप में हो सकता है। ऑप्शन 1 उपेंद्र, ऑप्शन 2 देवैश्वर्यम, 3 गंगोदकम, 4 जनेकता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 देवैश्वर्यम जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है, और जिसका वृद्धि संधि सूत्र है ये वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि इसका क्या है? वृद्धि सूत्र। दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देव धन ऐश्वर्यम। ठीक है। अगला प्रश्न है, यण वर्णानाम उच्चारण बाह्य प्रत्यनस्य नाम अस्ति। यण वर्णों का जो उच्चारण है उसमें बाह्य प्रत्यय क्या हो सकते हैं दोस्तों? दोस्तों, इसका क्या होगा सही आंसर? इसका दोस्तों सही आंसर क्या है? ऑप्शन 1 यणस्य अल्प्राणा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 अल्प्राण के लिए क्या होता है दोस्तों? 135 यवरल, यवरल।
है ना। 135 अर्थात वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर और य वर्ण अर्थात यण वर्ण, है ना। तो ये होता है किस में होता है, यण वर्ण में। और अगर उस्म वर्ण होता है इस जगह तो दोस्तों क्या होता, महाप्राण। 2 4 अर्थात वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर महाप्राण। हमारा अगला प्रश्न है धात्रंश पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। धात्रंश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन में 1 में है धात्री प्लस अंश, 2 में है धातृ प्लस अंश, 3 में है धात्री प्लस अंश, 4 में है धात्री प्लस त्रंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 धात्री प्लस अंश। ये कौन सी संधि दोस्तों, यण संधि, अर्थात री प्लस कोई भी स्वर, री के बाद देखो कोई भी स्वर है और री का क्या होता है दोस्तों, र हो जाता है, री का र हो जाता है। और त में र मिला तो त्र शब्द बनता है, त और र दोनों से मिलकर त्र शब्द बना, और इसमें जुड़ जाएगा तो अंश शब्द बनेगा। और यहाँ पे संधि कौन सी होती है दोस्तों, यण संधि, यण संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों छंदस नाम निर्देशितो। निम्नलिखित पंक्तियों का छंद में नाम निर्देशित है, अर्थात कौन सा छंद होगा। आपके सामने पंक्ति दे रखी, असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्या अभिलाषी में मना। तो दोस्तों इसका आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपको चारों ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन 1 में वंशस्थम, 2 ब में अर्थात 2 में द्रुत विलंबितम, 3 में शालिनी और 4 में वसंतलिका। तो एक तो दोस्तों इसमें आपको वर्णों की संख्या याद होना, जैसे वंशस्थन में कितने वर्ण होते, 12 वर्ण होते, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते, शालिनी में कितने होते दोस्तों, 15 वर्ण होते हैं, और वसंतलिका में 14 होता है ना। तो अब दोस्तों इसका आपको क्या याद होना चाहिए, इनका लक्षण याद हो जाना चाहिए। और लक्षण याद है तो दोस्तों आप इनका निकाल सकते हो। जैसे अब इनका वर्ण गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पे यति हो रही अंत्य, तो द्रुत विलंबित और वंशस्थल में कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इनकी मात्राएं घटानी पड़ेगी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन 1 वंशस्थम। अगला प्रश्न है पितृ शब्दस्य तृतीय एक वचन रूपों में। पितृ शब्द का, ये दोस्तों पितृ शब्द कौन सा है, ये ऋकारांत शब्द है, ऋकारांत। इसका तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा, ऑप्शन में दे रखा 1 में पित्रा, 2 में पित्रेण, 3 में पित्रेण, 4 में पित्रा। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 पित्रा। और दोस्तों एक याद रखना कि पुल्लिंग शब्द हैं जितने भी, भले वो उकारांत शब्द हो, भले वो ऋकारांत शब्द हो, भले वो इकारांत शब्द हो, भले वो अकारांत शब्द हो। तो दोस्तों तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप याद करने का एक तरीका है कि ऐसे शब्द जिसके पीछे आ हो, क्या हो दोस्तों, आ हो। जैसे देखो हरि शब्द है तो क्या होगा, हरि का हरिणा, क्या होगा, हरिणा। गुरु शब्द है तो क्या होगा, गुरुणा। पितृ शब्द है तो क्या होगा, पित्रा। सखी शब्द है तो क्या होगा, सख्या, है ना। इस प्रकार आप अर्थात पुल्लिंग शब्द के जितने भी शब्द हैं उसका तृतीय विभक्ति एक वचन याद करने का एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक से, कि ऐसे शब्द जिनके पीछे आ हो। दोस्तों इसके साथ में आपको मूल शब्द भी याद होना जरूरी है। जैसे आत्मन शब्द है तो क्या होगा, आत्मना, आत्मना। अगला प्रश्न हमारा मनस शब्दस्य नपुंसक लिंग तृतीय एक वचन रूपम अस्ति। मनस शब्द का नपुंसक लिंग में तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा। ऑप्शन 1 में मनन, 2 में मनना, 3 में मनसा, 4 में मनसे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 मनस, और सॉरी ऑप्शन 3 मनसा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर भी क्या है कि तृतीय विभक्ति का पूछा है तो एक वचन में, तो देखो इसके अंतिम वर्ण भी सा में देखो आ मिला हुआ है। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्दों में या नपुंसक लिंग शब्दों में अगर तृतीय विभक्ति का बहुवचन याद रखना है तो आपको अंतिम वर्ण में क्या देखना, आ, और उनका सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे मनस का मनस शब्द है सार्थक शब्द, अर्थात मूल शब्द। मनन नहीं होता है, मनना नहीं होती, मन से ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन
3 राइट है आपका मनसा। अगला प्रश्न है भवत शब्दस्य द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति। भवत शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन में दे रखा भवन्तः, ऑप्शन 2 भवतः, ऑप्शन 3 भवतान, ऑप्शन 4 भवान। तो क्या होगा दोस्तों? भवत शब्द कैसे चलते हैं? भवतो भवतो भवन्तः, भवन्तम भवन्तो भवतः, है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 2 भवतः। क्या होगा? भवतः। और यहाँ पे भवन जो शब्द है दोस्तों वो कौन सा है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ये क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और भवान है प्रथमा विभक्ति का एक वचन। ये तो हुआ एक वचन प्रथमा विभक्ति का, और ये हुआ प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और ये भवतान जो शब्द है ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अगला शब्द है पा धातो लुट लकारे अन्य पुरुष रूपाणि संति। लुट लकार अर्थात लोट लकार में क्या होगा? सो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? लिट लकार होगा। क्या होगा? लिट लकार। पा धातु का पा धातु होता पाना, क्या होगा? पीना, जिसमें पिब आदेश होता है। क्या होता है? पिब आदेश। पिबती पिबत पिबंती, ये लट लकार में रूप बनता है। तो ये लट लकार का पूछा है अन्य पुरुष रूपाणी, तथा प्रथम पुरुष पूछा है। तो क्या होगा? पिबिष्यति पिबिष्यत पिबिशन्ति, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 पाश्यति पाश्यत पाश्यन्ति, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 पिष्यति पिष्यत पिशन्ति, ऑप्शन 4 पिष्यति पिष्यत पिशन्ति। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपका? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। इसका दोस्तों सही आंसर माना है वो है पाश्यति पाश्यत पाशन्ति, ये याद रखना। अगला प्रश्न है भुज धातु तुमन प्रत्यांत शब्द वृत्ते। भुज धातु में तुमन प्रत्यय शब्द लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन 1 भुजतुम, ऑप्शन 2 भोजतुम, ऑप्शन 4 भोक्तुम, ऑप्शन 4 भुक्तुम। तो क्या बनेगा? देखो दोस्तों, देखो जब तुमन प्रत्यय लगता है दोस्तों तो उसमें न वर्ण की संज्ञा होती है, उ वर्ण की संज्ञा, शेष रहता है, तुम शब्द रहता है तुम। अब भुज में उ है, उस उ को उपदा को ओ बना दिया जाता है, और जो ज इसको क्या बना दिया जाता है? ग वर्ण या क वर्ण। तो क्या हो जाए? भोक्तुम। यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 सही है, भोक्तुम। अगला प्रश्न है प्रकृति पदे प्रकृति प्रत्ययस्त, अर्थात प्रकृति प्रत्ययस्ते हैं। ऑप्शन 1 यत, ऑप्शन 2 लेप, ऑप्शन 3 य, ऑप्शन 4 कत्वा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 लिप प्रत्यय। लप प्रत्यय की क्या पहचान है दोस्तों? ये तो लिप में यह तो अंतिम होगा, यह तो अंतिम होगा, लेकिन धातु के प्रारंभ में क्या होगा दोस्तों? उपसर्ग। क्या होगा? उपसर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे प्र उपसर्ग है, क्री धातु है, जिसमें क्या हुआ? लिप प्रत्यय हुआ, तो कृत का कृत, क्री का कृत बना। इस प्रकार प्रकृति शब्द में क्या हुआ? लिप प्रत्यय हुआ। अगला प्रश्न है पच धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। ऑप्शन 1 अपचत, ऑप्शन 2 अपच, ऑप्शन 3 अपचताम, ऑप्शन 4 अपचिताम। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या होगा सही? अपच। लंग लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता? अपच, अपचतम, अपचत। और यहाँ पे अपचत जो है ये क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन, और अपच मध्यम पुरुष का एक वचन, अपचताम प्रथम पुरुष का द्विवचन, और अपचेताम ये दोस्तों आत्मनेपद पद में होगा। अगला प्रश्न है प्रस्तुता नाम अप्रस्तुता नाम व पदार्था नाम एक धर्माभि संबंध एकस्मिन अलंकारे भवति। अर्थात ये जो ये लाइन दे रखी, ये पंक्ति दे रखी, ये किस अलंकार की है, अर्थात ये किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन दे रखा 1 तुल्य योगिताम, ऑप्शन 2 प्रतिवस्तुपमायाम, ऑप्शन 3 निर्देशनायाम, ऑप्शन 4 अर्थांतर न्यास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा?
प्रस्तुत नाम और प्रस्तुता पदार्था नाम एक धर्माभि संबंध, इसमें जो अलंकार है वो दोस्तों ऑप्शन 2 प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। अगला है अतिक्रांतो मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्, अर्थात इस पद में कौन सा समास है, इससे ये पूरा जो समास विग्रह कर रखा इसका पूर्ण शब्द क्या होगा, समास युक्त शब्द। ऑप्शन 1 अतिमालम, ऑप्शन 2 अतिमाल, ऑप्शन 3 अतिमालस्य, ऑप्शन 4 अतिमाला। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अतिमाला। और इसमें जो समास है वो होगा प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रदानो समास, अर्थात प्राय पूर्व पद प्रदान होता है, अर्थात ये पर और पूर्व, जहाँ पूर्व पद की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा समास होता है। ऑप्शन 1 केवल समास, ऑप्शन 2 अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 3 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 4 बहुवीर्य समास। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 अव्ययीभाव समास जो है वो आपका क्या होगा, पूर्व पदार्थ प्रधान समास होगा। और तत्पुरुष में क्या होगा दोस्तों, उत्तर पद प्रदान होगा। और बहुवीर्य समास में अन्य पद की प्रधानता होगी, अन्य शब्द की, अर्थात दोनों पदों में किसी अन्य तीसरा अर्थ लेता हो वहाँ बहुवीर्य समास होता है। अगला प्रश्न है 12 बजे कृते संस्कृत पदम वर्तते, 12 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 द्वादशवादनम, ऑप्शन द्वि अधिक दशवादनम, ऑप्शन स एकोनदशवादनम, ऑप्शन द द्वि उत्तर दशवादनम। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन अ द्वादशवादनम। अगला प्रश्न है महिला जलम आनयति, महिला जल लाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक संख्यावाचक आपका इस रीट एग्जाम में एक नया टॉपिक जुड़ा है जिससे रिलेटेड ये प्रश्न आया है, संख्या ज्ञानांक का, है ना, कि महिला जलम आनयति। तो दोस्तों यहाँ पे चत्वारी आएगा या चतस्र आएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, चतस्र शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 में चतुर, ऑप्शन 4 में चतवार। तो दोस्तों याद रखना आपको यहाँ पे कि जो चतुर शब्द हैं 1 से लेकर 4 तक की संख्या जो होती है वो तीनों लिंगों में चलती है, तीनों लिंगों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो चतवार का यहाँ पे दोस्तों चतवार जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ पे चतवारी जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, और चतस्र जो है दोस्तों वो स्त्रीलिंग शब्द है। इस कारण से यहाँ पे कर्ता यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द युक्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 सही होगा, क्या होगा, चतस्र। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ में जो संख्यावाचक शब्द लगेगा वो भी स्त्रीलिंग लगेगा, जलम आनयति। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका सही है। अगला है मैं पुस्तक लिखूंगा, अस्य अनुवाद, मैं पुस्तक लिखूंगा इसका अनुवाद कीजिए संस्कृत में। ऑप्शन 1 में अहम पुस्तकम लिखामि, दूसरा अहम पुस्तकम लेखिष्यामि, तीसरा है अहम पुस्तकानि लिखामि, चौथा है अहम पुस्तकम अलिखम। तो दोस्तों यह पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है, यह वाक्य किसमें लिखा हुआ, ये वाक्य लिखा हुआ है भविष्यकाल का। अब भविष्यकाल में कौन सा लकार चलता है, लिट लकार। लिट लकार के रूप चलते ईष्यति शब्द अंतिम होगा, ईष्यति, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे करता क्या है, मैं का संस्कृत क्या होगी, अहम। तो ये अहम क्या है दोस्तों, उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में इसकी क्रिया भी क्या लगेगी, उत्तम पुरुष की। तो यहाँ पे देखो उत्तम पुरुष की क्रिया क्या है, लेखी श्यामी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 अहम पुस्तकम लेखी श्यामी। अगला प्रश्न है घ वर्ण से यत्न नास्ति, घ वर्ण का यत्न नहीं है। अब दोस्तों आपको यहाँ देखना कि घ वर्ण जो है यह वर्ग का कौन सा अक्षर है। तो दोस्तों घ वर्ण वर्ग का चौथा अक्षर है। अब दोस्तों चौथा अक्षर किस में आता है, महाप्राण में आता है, क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ग और उष्म वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। अब विवार नाद घोष, दोस्तों इसके लिए आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है, शब्द याद रखना आपको, घोषणा 3, 4, 5 बार करना है, और अविश्वास 1, 2 पे करना है, अविश्वास 1, 2 पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या 1, 2 का मतलब क्या होता है,
वर्ग का पहला अक्षर दूसरा, घोषणा में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। तो आपको यहाँ पे चौथा अक्षर मिला है। तो देखो घोषणा में घोष शब्द है, ठीक है। स का मतलब कि संवार और नाद ये। तो दोस्तों जो नहीं माना है तो वो क्या होगा दोस्तों, आपका ये शब्द विवार जो है वो क्या है दोस्तों, आपका ग वर्ण का यत्न नहीं है। विवार किस में आता है, ग वर्ण को किस में आता है दोस्तों, एक तो घोषणा में आता है, संवार में आता है, नाद में आता है और एक महाप्राण में आता है, विवार में नहीं आता है। विवार में कौन सा वर्ण आता है दोस्तों, वर्ग का पहला और अक्षर और दूसरा अक्षर। अगला प्रश्न है पद शिक्षण से विधि अस्ति, पद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों। यहाँ पे पद्य शिक्षण की कौन सी विधि है, वाक्य प्रयोग करना, गहन पठन करना, भाष्य विधि, ये अनुलेखनम। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन 3, भाष्य जो विधि है दोस्तों वो क्या आपकी पद्य शिक्षण विधि है। अगला प्रश्न है स तस्य अनुगच्छति इति वाक्यम इदम संशोधित है, वह उसका अनुगच्छन, वह उसका अनुकरण करती है या उसके पीछे जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि गमन युक्त धातु जो होती है अर्थात गमनार्थक धातु, गमनार्थक जितनी भी धातु उसमें जो कर्म होता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का होता है। किसका दोस्तों, द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ पे दोस्तों तस्य जो है वो द्वितीय विभक्ति का, न कि षष्ठी विभक्ति का। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए में दे रखा स तेन अनुगच्छति, ऑप्शन बी में स तस्मै अनुगच्छति, सी में दे रखा स तस्मात् अनुगच्छति, डी में दे रखा स तम अनुगच्छति। तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, स तम अनुगच्छति। अगला प्रश्न है संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मतानुसारम का पद्धति उपकारिका अभवत, संस्कृत के अध्यापन के लिए भंडारकर मत के अनुसार कौन सी पद्धति उपकारिका होती है। तो दोस्तों वार्तालाप पद्धति, परंपरागत पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति या पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है कि संस्कृत अध्यापन के लिए परंपरागत जो प्राचीन रूप से चली आ रही पद्धति है वो सबसे सार्थक माने हैं। अगला प्रश्न है कस्या पद्धतियों शिक्षण सर्व मौखिकम आसित, किस पद्धति में जो शिक्षण जो होता है वो सर्वाधिक मौखिक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए परंपरागत पद्धति, ऑप्शन ए परंपरागत पद्धति। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन सी है, व्याकरण अनुवाद पद्धति। भंडारकर मत के अनुसार संस्कृत अध्यापन के लिए व्याकरण का ज्ञान कराना सबसे उपयुक्त माना है। तो दोस्तों यहाँ पे बी ना होके ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति, भाषा का अध्ययन करने के लिए अंतिम प्रयत्न होता है। अर्थात जो 4 प्रकार के कौशल माने हैं, कौशल की संख्या कितनी है दोस्तों, कौशल चतुर्विधम, चतुर्विधम। दोस्तों इसका याद करने का तरीका है LSRW। एल का अर्थ होता है लिसन, एस का होता है स्पीच, आर का रीड और डब्ल्यू का राइट। तो यहाँ पे अंतिम कौशल कौन सा है, राइट। राइट का अर्थ है लिखना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए भाषणम, ऑप्शन बी लेखनम, ऑप्शन सी वाचनम, ऑप्शन डी प्रवणम। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लेखनम जो है वो भाषा के अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्न होता है। बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, सबसे पहले बच्चा सुनता है ध्यान से, फिर वो उसको सुना हुए को बोलने का प्रयास करता है और बोलने के बाद वो उसका पढ़ने का प्रयास करता है, पढ़ने के बाद में उसका लेखन करना सीखता है। तो इसलिए अंतिम प्रयत्न क्या होता है दोस्तों, लेखन। अगला प्रश्न है संस्कृतम अस्ति, ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक भाषा है, ऑप्शन बी संरचनात्मक भाषा है, ऑप्शन सी विमर्शनात्मक भाषा, ऑप्शन डी संश्लेषणात्मक भाषा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा को संश्लेषणात्मक भाषा माना है। अगला प्रश्न है श्याम फलकस्य अधिक उपयोगी निमित्तम परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति, श्याम फल का अधिक से अधिक उपयोग का निमित्त परामर्श किस सिद्धांत में होता है, अभ्यासस्य सिद्धांत में,
ऑप्शन बी सक्रियता का सिद्धांत में, ऑप्शन सी रुचि सिद्धांत है, ऑप्शन डी मौखिक कार्य से सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुचि के सिद्धांत में जो होता है श्याम फलक का अधिक से अधिक उपयोग होता है। अगला प्रश्न है वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम। वाग रूप में भाव प्रकट करना किस में आता है? भाषण में, लेखनम में, पठनम में, श्रवणम में। तो बोलने की जो कला होती है दोस्तों वो किस में होती है? भाषण में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, भाषणम वाग रूपम भाव प्रकटनम इति उक्तम। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है हमारा ये, प्रकृति प्रत्यादीनाम विश्लेषणार्थम का विधि उपयुक्तम अस्ति। प्रकृति प्रत्यय आदि के लिए विश्लेषण करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी है? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखें, अ संयोग विधि, ऑप्शन बी आगमन निगमन विधि, ऑप्शन सी प्रायण विधि, ऑप्शन द अन्वय व्यतिरेक विधि। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक में दोस्तों क्या होता है कि किसी भी शब्द का पहले जो भी श्लोक दे रखा है तो उसका अन्वय किया जाता है, उनको अलग अलग भागों में शब्दों को उनको व्यवस्थित जमाया जाता है, फिर उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे शब्द दे रखा है राम शब्द है, राम, तो इसका प्रकृति प्रत्यय दिन क्या होगा दोस्तों? राम धन सु, है ना। तो इस प्रकार इनका प्रकृति प्रत्यय करना क्या कहलाता है? अन्वय व्यतिरेक विधि के द्वारा होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएगा। अगर वीडियो को पसंद आती वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।